अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आपको इस सीरीज़ में हम बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पहले मैं आपको कंप्लीट डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, फिर एटीपी क्या होती है, सब कुछ कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, एटीपी का पार्ट 2 शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था एटीपी क्या होती है। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है सेल की। देखें, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। एटीपी में 3 सब यूनिट्स होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 सब यूनिट्स होते हैं? कुछ भी नहीं। एक तो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो एक लीनियर चेन के अंदर होते हैं। देखें, एक लीनियर चेन है, लंबी सी चेन, ठीक है। और एक शुगर होती है जिसको जो 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन शुगर होती है जिसको राइबोज शुगर कहते हैं। जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है ना, उसको राइबोज कहते हैं। 6 कार्बन वाली होती है उसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक। और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। ये देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस भी काफ़ी तरह की होती है, सिंगल रिंग्ड होती है, डबल रिंग्ड होती है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो डबल रिंग्ड है, ठीक है। और उसको एडेनिन कहते हैं, तभी तो इसका नाम है ठीक है। और मैंने बताया था आपको एटीपी का नाम एटीपी कैसे पड़ा, क्योंकि एडेनिन और राइबोज इन दोनों को मिला के ना हम कहते हैं एडिनोसिन। एडिनो इधर से आया और सीन इधर से, एडिनोसिन, ठीक। और ये 3 फॉस्फेट है ना, तो ट्राई मीन्स 3, फॉस्फेट 3 फॉस्फेट है, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक हो गया। तो ये इसलिए एटीपी का नाम पड़ा है। अब हम एटीपी के बारे में पढ़ेंगे मज़ीद कि हम देखो, मैंने आपको बताया था कि जब आप भी खाना खाते हो तो आपने खाना खाया, जैसी बात है, कोई कार्बोहाइड्रेट लिए या कोई फ़ैट ले लिया, कुछ भी ले लिया। मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, आपने रोटी खा ली, ठीक है। वो रोटी खाने डाइजेस्ट हुई आपके माउथ के अंदर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको अब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपके ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब ब्लड के अंदर वो आपकी आएगी ग्लूकोज के फॉर्म में। वो ग्लूकोज ब्लड से आपके सेल्स के पास आ जाएगा। अब वो जो सेल्स है ना, ये आपके बॉडी के सेल्स, सारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये जो बॉडी का सेल है ना, ये उस ग्लूकोज को ले लेगा। बॉडी के सेल ने उस ग्लूकोज को ले लिया। अब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। सेल ने क्या करना है, उस ग्लूकोज को तोड़ देना है। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिखाया था, अगर आपको याद हो। ग्लूकोज के अंदर ना हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज कैसे स्ट्रक्चर था ऐसे करके, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स थे, ठीक है। ये इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स के अंदर ना सारी ग्लूकोज की एनर्जी स्टोर हुई थी। इस बॉन्ड को तोड़ोगे एनर्जी रिलीज़ होगी, इस बॉन्ड को तोड़ोगे एनर्जी रिलीज़ होगी। तो वो सेल क्या करेगा, वो जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स थे उनको तोड़ेगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। उस एनर्जी, वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, उस एनर्जी को क्या करेगा, उस एनर्जी को पकड़ के सारी कैच करके, ट्रैप करके, और उस एनर्जी को ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है ना, इसमें बंद कर देगा। ये देखो, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है। इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। कौन सी वाली एनर्जी? वो एनर्जी जो ग्लूकोज के तोड़ने से आई थी, ठीक। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये बात आपने याद रखनी, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये भी कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड के आपने कई टाइप्स पढ़ी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये वाला जो बॉन्ड है ना, स्पेसिफिकली कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब वो ये पहले पैराग्राफ में आपको ये बता रहा है कि जो 2 हाई फॉस्फेट ग्रुप को जो बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है ये। और इसको एक टिल्ड से शो करते हैं, ऐसे करके, ये टिल्ड है, ठीक है। ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, बहुत इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी जो है ना, फिर हमारे सेल्स इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए। जैसा कि मसल सेल वो एनर्जी इस्तेमाल कर लेंगे और फिर हमारा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लाइक मेरे हाथ में लिख रही हूँ, तो ये मेरे हाथ के जो मसल्स हैं कि वो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड टूटा था ना, इससे एनर्जी रिलीज़ हुई थी, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मेरे हाथ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस हाई एनर्जी बॉन्ड को इस्तेमाल, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके मेरे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, वो सिग्नल को आगे कंडक्ट करेंगे। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना इन बॉन्ड को तोड़ने से, ये सारी एक्टिविटीज़ करती है, परफॉर्म, ठीक। यही वो पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं। देखें, कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग 2 फॉस्फेट्स, जो 2 फॉस्फेट्स को कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये 2 फॉस्फेट्स को, ये देखिए 2 फॉस्फेट को, ये क्या है, इज़ इंडिकेटेड बाय टिल्ड, इसको टिल्ड से शो किया जाता है। एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड, और ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज़ रिलीज्ड एज इट ब्रेक्स, जो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, निकल जाएगी, जो एनर्जी इसमें ट्रैप हुई थी। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एटीपी। ज़ाहिर सी बात है, देखें, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये वाला जो फॉस्फेट है वो इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास पीछे क्या बचेगा? देखो, एडिनोसिन, 2 फॉस्फेट बचे हैं, डाई फॉस्फेट, ठीक है। पहले एटीपी थी, अब एटीपी से एडीपी बन गई है, ठीक, क्योंकि एक फॉस्फेट तो अलग हो चुका है। तो वो कह रहे हैं जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक तो एनर्जी रिलीज़ होगी,
दूसरा ये भी अलहदा हो जाएगा, जैसी बात है बॉन्ड टूट गया, ये भी अलहदा हो जाएगा। जब ये अलहदा हो जाएगा ना तो अब हम इसको कहेंगे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा जब ये अलहदा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है ये एनर्जी, द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज़ रिलीज एज इट ब्रेक्स, जैसे बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ATP, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था ये ATP से अलहदा हो जाएगा, ठीक। अब ATP नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी, ADP, क्योंकि 2 फॉस्फेट रह जाएंगे अब उसमें, अब वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाएगी, ADP रह जाएगी, ATP नहीं रहेगी, ठीक। अब वो कह रहे हैं अच्छा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, सवाल जहन में ये आता है। आपने बात याद रखनी है, पर मोल ऑफ ATP, पर मोल ऑफ ATP से मुराद ये नहीं कि एक मोलिक्यूल ATP का, नहीं। अच्छा, पर मोल ऑफ ATP से मुराद ये नहीं है कि एक मोलिक्यूल सिर्फ ATP का, नहीं। आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं, याद करें। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, ठीक। यानी कि इतने पार्टिकल्स अगर ATP के होंगे ना तो इतने पार्टिकल्स ऑफ ATP से कितनी एनर्जी रिलीज़, और उनके अंदर से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे ना 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के अंदर जब ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, 7.3 किलो कैलोरीज। ये बात आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लिखा हुआ है, द ब्रेकिंग ऑफ 1 फॉस्फेट बॉन्ड, एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, 7.3 किलो कैलोरीज, ठीक है। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है। ये देखें ये तो किलो कैलोरीज है ना, तो इसको आप एक किलो कैलोरी में ना 1000 कैलोरीज होते हैं, तो 7.3 किलो कैलोरीज को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7300 कैलोरीज बन जाएगा। तो कैलोरीज में अगर पूछा जाए तो इतनी है, किलो कैलोरीज में पूछा जाए तो इतनी है, ठीक। पर मोल ऑफ ATP, एक मोल ऑफ ATP, एक ATP नहीं, एक मोल का मतलब है 6.02 10⁻23 ATP के मोलिक्यूल्स होंगे, उनमें से इतनी एनर्जी निकलेगी। उनके अंदर आप ये वाला जो हाई एनर्जी बॉन्ड है इसको तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज, ठीक है। जिस तरह याद रखना, आपने जब भी किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है ना तो पानी की मदद से तोड़ते हैं हमेशा, वाटर दे के। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो आप वाटर ऐड करवा दो, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा इस बॉन्ड के अंदर, इसको तोड़ देगा, ठीक। तो देखो ATP था, ATP के अंदर अपने पानी मिलाया, मतलब वाटर दिया, तो ये बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास क्या बचेगा, मैंने आपको बताया ये बचेगी, ये क्या चीज़ है, ये ADP है, तो ADP बच जाएगी, प्लस ये वाला जो फॉस्फेट था ये अलग हो जाएगा, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको मिलेगा, प्लस एनर्जी मिलेगी आपको, जाहिर सी बात है जो बॉन्ड के तोड़ने से मिली है। कितनी एनर्जी मिलेगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या 7300 कैलोरीज पर मोल, ठीक। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक। अब वो कहते हैं कि कॉमन एनर्जी रिएक्शन जो आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिएक्शन चलते हैं ना रोज़मर्रा में, ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले ही, मतलब सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है। पहले ये बॉन्ड तोड़ा जाता है, ठीक। अगर और उस पर्सन के अंदर एनर्जी मौजूद नहीं है और वो खाना वगैरह नहीं खा रहा तो ये वाला बॉन्ड भी मज़ीद तोड़ दिया जाता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ने की नौबत पेश नहीं आती, ठीक। तो वो कहता है कि ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स, जो आउटर मोस्ट वाले 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ा जाता है। जब ये व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है तो ATP बिकम्स ADP। देखो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है ये अलग हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब अलग हो जाएगा तो ATP से ADP बन जाएगा, ये अलग हो गया ना। अब देखो 2 फॉस्फेट रह गए हैं तो ADP बन जाएगा, ठीक। और दरमियान और इस प्रोसेस में हमने पढ़ा था एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज़ होता है। देखो व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है तो ATP बिकम्स ADP, ATP ने ADP बन जाना है, इस ATP ने ADP बन जाना है, ठीक है। ADP क्या है, एडिनोसिन है, लेकिन डाइफॉस्फेट है क्योंकि अब इसमें 2 फॉस्फेट रह गए हैं। एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये वाला जो टूटा है बॉन्ड के टूटने से वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा वो कहता है कुछ केसेस में क्या होता है, ADP इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन टू AMP। जब आप मजीद खाना नहीं खा रहे, आप रोज़े में मान लो रोज़ा रखा हुआ है आपने, फास्टिंग कर रहे हो, कुछ और प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें ये वाला बॉन्ड है ना ये भी टूट जाएगा। जब ये भी टूट जाएगा तो ये दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो AMP बचा, सिर्फ मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन्स एक फॉस्फेट बचा ना, देखो। और अब हमारे पास क्या बचा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बचा, ठीक। ADP इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन टू AMP। कुछ केसेस में ADP को मज़ीद ब्रोकन डाउन तोड़ दिया जाता है और AMP बन जाती है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक। जैसा कि ADP बनी थी, अब मज़ीद इंसान ने खाना नहीं खाया, उसके अंदर एनर्जी भी कम है,
लेकिन वो काम कर रहा है, वो दौड़ी जा रहा है या वो अपना लिखी जा रहा है, अपने हाथों के मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाई जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये वाला इस बॉन्ड को एडीपी के अंदर, ये एडीपी था ना ऐसे करके, ये एडीपी था, तो एडीपी के अंदर ये वाला बॉन्ड भी मज़ीद तोड़ा जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा तो ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगा और एक ये वाला पूरा एएमपी रिलीज़ हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है एडीपी प्लस वाटर, एडीपी के अंदर आप वाटर ऐड कर दोगे तो एएमपी आपको मिल जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा और उतनी ही एनर्जी मिलेगी, कितनी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक, अच्छा देखें, अब ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी में मिल गई, लेकिन याद रखना है जब आपने बॉन्ड बनाना है ना तो तब आपको भी इतनी ही एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब आप दोबारा बॉन्ड बनाना है ना तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए, 7.3 किलो कैलोरीज। सपोज़ कर लो ये बॉन्ड टूट गया था, ठीक, अब ये चीज़ बची हुई है, ठीक, एडीपी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन सेल दोबारा एडीपी से एटीपी बनाना चाहता है, तो सेल क्या करेगा, इंसान ने खाना खाया, अब इंसान ने खाना खा लिया, खाना खाने से ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूटने से एनर्जी रिलीज़ हुई, वो एनर्जी सेल इस्तेमाल करेगा, उस एनर्जी को दोबारा इस बॉन्ड में कैद करके ना दोबारा एक फॉस्फेट को यहाँ पर जोड़ के ये बॉन्ड दोबारा बना देगा। ठीक, तो ये बॉन्ड दोबारा बनाने में भी आपको 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी ही चाहिए, इतनी एनर्जी दोबारा दे दो तो दोबारा ये बॉन्ड बन जाएगा। तो सेल क्या करता है कॉन्स्टेंटली, मतलब अगर एटीपी से एडीपी बन गया है ना तो सेल कोशिश करेगा कि मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाए कि मैं एडीपी से दोबारा एटीपी बना दूँ। ठीक, तो सेल क्या करेगा, ये जो एडीपी था इसे दोबारा एटीपी बना देगा। कैसे, वो एनर्जी इतनी, और जो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी ग्लूकोज के टूटने से आई है उस बंदे के अंदर, उस एनर्जी को दोबारा इसके अंदर ट्रैप करवा देगा, मतलब इसके अंदर कैद करवा देगा उस एनर्जी को और दोबारा ये एटीपी बन जाएगी। तो सेल कोशिश करता रहता है कि एडीपी से एटीपी बनाता रहे। ठीक, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके पास जब ज़्यादा पैसे होते हैं ना तो आप पैसे बैंक में रखवा देते हो, जिस तरह आपने ग्लूकोज खाया, खाना खाया, आपके पास एनर्जी ज़्यादा थी, अब आपने उसी एनर्जी को स्टोर कर लिया एटीपी की सूरत में। जब कभी आपके पास एनर्जी लो हो जाएगी, आप मतलब खाना नहीं खा रहे, जैसी बात है हम हर वक्त खाना थोड़ा खाते रहते हैं, खाना नहीं खा रहे, जब आपके पास एनर्जी लो हुई है तो तब सेल क्या करेगा, अब ये जो बैंक में, मतलब जैसे जब हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है तो हम वो बैंक में पड़े हुए पैसे निकलवा लेते हैं अपने और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी भी क्या करेगी, जो अपनी एनर्जी स्टोर की हुई थी एटीपी की सूरत में उसको तोड़ देगी, उस बॉन्ड को, और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर लिया करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके है जिस तरह बैंक में आपने पैसे रखवाए जब आपको ज़रूरत नहीं थी, जब आपके पास पैसे ज़्यादा थे आपने बैंक में रखवा दिए और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने बैंक से पैसे दोबारा वापस निकलवा लिए। ठीक, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम चल रहा होता है। देखो वो कहते हैं कि व्हेन सेल्स यूज़ एनर्जी, जब सेल एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं ना टू बिल्ड एटीपी फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी बनाने के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, अब आपने खाना खा लिया, अब आपके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि आप एटीपी बना सकते हो, तो आपने एडीपी से एटीपी बना लिया, या एएमपी पहले मौजूद था, मोनोफॉस्फेट था, आपने मोनोफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बना लिया। इसका मतलब है आप एनर्जी दे रहे हो ना, दे आर रेयरली स्टोरिंग एनर्जी, आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप मनी अपने पैसे बैंक में रख देते हो ना तो आपके पैसे स्टोर हुई जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एटीपी बना रहे हो एडीपी से, ये एडीपी था, डाईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट बना रहे हो या मोनोफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बना रहे हो, इसका मतलब है आप वो एनर्जी स्टोर कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप बैंक में अपने मनी स्टोर करते हो। ये उन्होंने इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। ठीक है, अब वो कहते हैं सेल जो है ना कॉन्स्टेंटली रिसाइकल कोशिश करता रहता है मुसलसल के वो एडीपी जो है ना उसको कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी कॉन्स्टेंटली कोशिश करता है कि एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के ना दोबारा एटीपी बनाता रहे सेल। क्यों? क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि आप एटीपी को तोड़ी जा रहे हो, एनर्जी रिलीज़ की जा रहे हो और वो एडीपी सिर्फ रह जाए। सेल कोशिश करता है जब भी उसको मौका मिले, जब भी आप कुछ खाओ, एनर्जी थोड़ी सी आप रिलीज़ करो, तो वो एनर्जी उस बॉन्ड के अंदर दोबारा डाल के ना सेल दोबारा एटीपी बनाने की कोशिश करता है। ठीक, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, वो कहते हैं कि जब आपने एटीपी को तैयार करना है, किससे तैयार करना है? ये एडीपी से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए होगा ना आपको एटीपी तैयार करने के लिए। एटीपी का जाहिर सी बात है, देखें ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एडीपी है, देखें एडिनोसिन और डाईफॉस्फेट। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, दो फॉस्फेट नज़र आ रही है, हमारे पास एडीपी है। अब मैंने एडीपी से एटीपी बनानी है। ठीक, तो एटीपी बनाने के लिए मुझे एक और फॉस्फेट चाहिए, दो फॉस्फेट है ना, तो इस प्रोसेस में मुझे एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए होगा, तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया। ठीक, और साथ में मुझे एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि वो एनर्जी होगी तो ये बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई थी इस बॉन्ड को तोड़ने से, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, उतनी एनर्जी मुझे चाहिए। ये वही वो कह रहा है। देखें, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, अगर आप एटीपी को बनाना चाहते हो, अगर आप एटीपी को एडीपी से बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी को अगर आपने सिंथेसाइज करना है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए होगा,
ठीक, तभी तो आप एटीपी बना पाओगे, क्योंकि इसमें तो 2 फॉस्फेट है। आपने एटीपी ट्राई फॉस्फेट बनाना है तो आपको एक फॉस्फेट भी और चाहिए। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जब आपने एटीपी बनानी है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो आपको उतनी 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मोल ही चाहिए। उतनी एनर्जी दे दो, ये बॉन्ड बन जाएगा। ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। जो आपने खाना खाया, उस खाना खाने के ब्रेक डाउन से, लाइक ग्लूकोज खाया था, उस ग्लूकोज के तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज़ हुई ना, वहाँ से ये एनर्जी आती है। ये एनर्जी हमने ली और दोबारा इस बॉन्ड के अंदर कैद कर दी। ठीक, यानी कि हम ये समराइज़ कर सकते हैं, वो कहते हैं क्या कि एटीपी जो है ना इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जैसा कि ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूटने से एनर्जी रिलीज़ हुई। ठीक, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम ये हाई एनर्जी बॉन्ड बना देंगे। तो एटीपी कैसे जनरेट होती है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से। जब आपका ग्लूकोज टूटा था, एनर्जी रिलीज़ हुई थी। ठीक, तो वो एनर्जी को तो हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पे एटीपी बनाने में। तो एटीपी कैसे बनती है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से बनती है एंड ब्रोकन डाउन। और एटीपी को कब हमें तोड़ना पड़ता है? बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब हमारी बॉडी को एनर्जी कंज्यूम करनी होती है, इस्तेमाल करनी होती है, जैसा कि मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है, अब यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक, तो इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, जाहिर सी बात है, ये प्रोसेस करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी को तोड़ने से आएगी। हम मुझे एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन बाय। एटीपी को कब तोड़ा जाता है? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। उन प्रोसेसेस में जब मुझे एनर्जी इस्तेमाल करनी होती है, तब मुझे एटीपी को तोड़ना पड़ता है। ठीक, तो ये बात आपने याद रखनी है। एटीपी इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस और ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक, इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के दरमियान एटीपी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। ठीक, ये बात हमने पढ़ ली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ है कि ये जो 2 कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड 2 फॉस्फेट को कनेक्ट कर रहा है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने से कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी वो आपने याद कर लेनी है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, बस। और इसको टिल्ड से इंडिकेट करते हैं, ये बताया हुआ है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, वो हमने बात कर ली। फिर ये आपने इक्वेशन लिख देनी है। कैसे इक्वेशन आई? एटीपी थी, उसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल डाला तो वो बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने से एटीपी, ये बात है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ये पूरा मिलेगा, एडीपी मिलेगा, प्लस ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, और ये जो बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज़ हुई है वो मिलेगी। ठीक, तो वो देखें, वही लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं आमतौर पर क्या होता है, सिर्फ 2 बॉन्ड टूटते हैं बाहर वाले, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है। ठीक, और उसमें भी क्या होता है, पहले एटीपी से एडीपी बनाया जाता है। अगर मज़ीद काम ना चले तो फिर एडीपी से मज़ीद एएमपी बना दिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। और सेल, वो कहते हैं, जब भी उसको मौका मेरे, मुसलसल कोशिश करता रहता है कि जो एडीपी आप बना चुके हैं, मतलब एटीपी से तोड़ के एडीपी बनी है, तो सेल कोशिश करता है कि उस एडीपी को दोबारा एटीपी बनाए। ठीक, सेल मुसलसल कोशिश करता रहता है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड जब आपको दोबारा बनाना है, एडीपी थी ना पहला, अब आपने एटीपी बनाना है, तो ये बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस बॉन्ड को बनाने के लिए भी आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इस बॉन्ड को तोड़ने से एनर्जी खारिज हुई थी, निकली थी। ठीक है, तो बस उन्होंने, और वो एनर्जी कहाँ से आई? जो आपने खाना खाया था, ग्लूकोज, उसके तोड़ने से वो एनर्जी आई थी। ठीक है, बस इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगले पैराग्राफ में, अगली टॉपिक्स में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे होता है, मतलब पौधे अपनी खुराक कैसे बना लेते हैं खुद, हम क्यों नहीं बना पाते, ये सब कुछ हम देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।